What did liberal nationalism stand for? लिबर ये वर्ड लैटिन है, उसका मीनिंग होता है फ्री। अब फ्री किस कॉन्टेक्स्ट में? तू फ्री है मतलब तू आजाद है, बराबर, ये फ्री का कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे हम लोग फ्री इस चीज की बात करें, ट्रेड बैरियर्स। एरिस्टोक्रेट्स ने जो बैरियर्स लगाए थे इन ट्रेडर्स के ऊपर, उससे फ्री होना है। अब एरिस्टोक्रेट्स ने तो बैरियर्स लगाए थे, और भी कई सारे बैरियर्स थे इन ट्रेडर्स के सामने, इन बिजनेसमैन के सामने, इन प्रोफेशनल्स के सामने, और भी कुछ बैरियर्स थे। जैसे यूनिफॉर्मिटी नहीं था, हर जगह पे स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स नहीं थे। यहाँ पे अगर एक चीज का मतलब क्लॉथ का अगर एल एक क्वांटिटी है, यहाँ पे 10 मीटर है तो यहाँ पे 8 मीटर, यहाँ पे 7 मीटर, और नजदीक नजदीक है ये सब लोग, तो मैं यहां से परेल जाऊं तो कॉन्सेप्ट इज चेंज, वेट्स एंड मेजर्स ही चेंज हो जाएंगे, तो कैसे चलेगा? तो दैट वाज वन मोर बैरियर। तो इन सब बैरियर्स को हटाना था। इन सब बैरियर्स को हटाने के लिए सब जितने एरिस्टोक्रेट्स थे उन सबको खत्म करना था। जितने किंगडम्स थे, अभी 3 किंगडम्स तुम लोग समझो, 3 किंगडम्स है। मैं ट्रेडर हूं, मेरे को यहां से होते हुए हिया के किंगडम में जाना है, तो ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं था, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते मैं प्रॉपर ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं हिया ने मेरे को ऑर्डर दिया कि 2 किलो चावल लेके आओ, यहाँ पे मैं जाऊंगा अलग वेट एंड मेजर है, यहाँ पे जाऊंगा अलग वेट एंड मेजर है, यहाँ पे मेरा पहुंचते पहुंचते कुछ अलग ही पहुंच जाएगा इसके पास। 2 किलो का चीज पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, बराबर कि नहीं? तो ये जो यूनिफॉर्मिटी नहीं था, ये क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ दिस 3 पर्सन्स। तो हटाओ इन तीनों को, इन तीनों को हटाओ। तो इन तीनों को हटाना, ऐसी डिमांड थी किसकी? ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की। तो ना स्टेट खड़ा था तुमने वो रूल को हटाने का ना उधर से कि हाँ, अरे पर वो लोग टैक्सेस भी तो ले रहे थे ना। हाँ, तो वो टैक्सेस को हटाने का ना। टैक्सेस नहीं, मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कब आएगा? जब ये सब लोग, तुम 5 लोग एक बाउंड्री के अंदर बाइंड हो जाओगे, डीमार्केटेड बाउंड्री हो जाएगी। क्या हुआ? तभी ये पॉसिबल है ना, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी तभी ये पॉसिबल है ना। अभी ये एक लाइन थी, ऑटोनोमस रूल, यहाँ पे कहीं पे ऑटोनोमस रूल, सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। हाँ, इधर ऑटोनोमस टेरिटरीज थी। ऑटोनोमस टेरिटरी मतलब इसकी टेरिटरी, ये अपने मर्जी से, अपने हिसाब से रूल करेगी। ये तेरी टेरिटरी है तो अपने मर्जी से रूल करेगा भाई। तो ऐसा जब रहेगा तो फिर नहीं चलेगा। तो इन सबको साथ में लाना है, इन सबको एक साथ बाइंड अप करना है। तो बाइंड अप करने के लिए ये इन तीनों एरिस्टोक्रेट्स को मुझे हटाना होगा, बराबर कि नहीं? बराबर, तभी एक नेशन स्टेट डेवलप होगा। यही से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। इसीलिए लिबरल ये प्रीफिक्स आया नेशनलिज्म के साथ। तो तुम्हें ओवरऑल क्या समझना है अभी ये 3-4 पैराग्राफ से, कि जो एरिस्टोक्रेट्स क्लास थे जिनके ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी उनको हटाना है, और किन्हें हटाना है? ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को हटाना है तुम तीनों को, और एक प्रॉपर नेशन स्टेट डेवलप करना है ताकि उसके ट्रेड बैरियर्स हट जाए, यूनिफॉर्मिटी आए, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स डेवलप हो। समझा? चलो, ideas of national unity in early 19th century Europe was closely allied means associated to the idea of liberalism। तो ये जो नेशनल यूनिटी का आइडियोलॉजी है ये किससे आया है? लिबरलिज्म से। मतलब लोगों को जो आजादी चाहिए था, लोगों को किस चीज से आजादी चाहिए था? दीव, मारो एरिस्टोक्रेट, मार सच में 2 मार में है। अरे तो दीव यार, तू ऐसे कैसे अरे यार? मैं क्वेश्चन एक बार मैं तू ध्यान नहीं देता ध्यान इसलिए। देता हूँ तो ध्यान देता अरे मैं इधर बैठा तू इधर बैठा है, मैंने एक लाइन बोली, तू है करेगा तो कैसे चलेगा? और एक बार करेगा दीव, आई कैन अंडरस्टैंड है। तू हर क्वेश्चन पे है करेगा तो कैसे चलेगा? मैं एक बार रिपीट कर सकता हूँ, 2 बार रिपीट कर सकता हूँ, बार बार कैसे रिपीट कर सकता हूँ? एरिस्टोक्रेट्स, हाँ, एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट डायरेक्टली नहीं, ट्रेड बैरियर्स।
ट्रेड बैरियर्स डेवलप की है एरिस्टोक्रेट्स ने। मेरा क्वेश्चन क्या था क्या कि लोगों को किस चीज से आजादी चाहिए था? ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर से। सर लोगों को ट्रेडर्स को ही समझा, तो लोगों को दी अभी मत कर, कब से ये कर रहा है, फिर रेस कर रहा है 10 तो मिनट लोगों को किनसे आजादी या ट्रेडर्स को किनसे ट्रेड बैरियर से आजादी चाहिए था। तो मैंने धीरे धीरे कैसे एक्सप्लेन किया, ट्रेड बैरियर्स को हटाना था तो एरिस्टोक्रेट्स को हटाना था, एरिस्टोक्रेट्स को हटा के सबको एक नेशन स्टेट बनाना था। तो नेशन स्टेट का आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड है? लिबरलिज्म पे ना। तो लाइन समझिए, Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied. Allied means associated to the ideology of liberalism. The term liberalism derived from the Latin word liber, meaning free. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized. Politically मतलब ये दो स्पीयर में इनको लिबरलिज्म चाहिए था, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली मतलब क्या? रिलेटेड टू पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या? नेशन स्टेट डेवलप करना। और इकोनॉमिकली मतलब स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, सेम टाइप ऑफ करेंसीज। करेंसीज भी अलग अलग थी, इस टेरिटरी में अलग करेंसी तो इस टेरिटरी में अलग करेंसी, तो फिर वो भी यूनिफॉर्म। तो इकोनॉमिक स्पीयर में भी उनको लिबरलिज्म चाहिए था और पॉलिटिकल स्पीयर में भी। Politically, it emphasized means to give more importance, the concept of government by consent. Concept of government by consent मतलब या concept of government by consent मतलब मुझे क्या लगता है? इधर से ये द कांसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट का concept of government by consent, इससे क्या क्या लगता है इस लाइन का मतलब? मतलब जो गवर्नमेंट का कौन सा एम्फसाइज करती है? डेमोक्रेटिक। Yes, that's it. कंसेंट मतलब लोगों का कंसेंट। ऐसी गवर्नमेंट कब बनेगी जहाँ पे लोगों का कंसेंट हो? जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। कंसेंट मतलब परमिशन। उसने बराबर सोच के बोला, उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे बोला? तो उसने डेमोक्रेटिक उसको समझा कि लोगों की एस्पिरेशन क्या थी, लाइन क्या है। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब ऐसी गवर्नमेंट बनाना है जिसमें सबका परमिशन है। ऐसी गवर्नमेंट कब बनेगी? जब डेमोक्रेसी आएगा, बराबर कि नहीं? ऐसी गवर्नमेंट कब बनेगी यार? जिसमें सब लोगों का परमिशन है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही बनेगी। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy. Since the French Revolution, liberalism had stood for end of autocracy and clerical privileges. Clerical privileges मतलब clergies, nobles को जो privileges मिलते थे ना, उन सब का end, autocracy का end और privileges का end। साथ ही साथ उनकी डिमांड कहती है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए थ्रू पार्लियामेंट। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property मतलब मैंने मेरे खून पसीने से प्रॉपर्टी कमाई है, कोई राजा आके मेरे से वो ना छीने, उसे इनवायोलेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ से पॉलिटिकल से प्राइवेट प्रॉपर्टी तक मार्क करो और तुम्हें ये समझना है कि ये पॉलिटिकली उनको लिबरलिज्म चाहिए था। फिर आएगा क्लर्जीज को क्या लिबरलिज्म, ये जो पैरा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे है। आगे का भी जो पैरा है वो भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे ही है, आगे का पैरा भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म पे ही है। और उनकी क्या क्या डिमांड थी या उनकी क्या क्या एस्पिरेशन थी। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. अब equality before law इसका मतलब adult suffrage नहीं है। adult suffrage मतलब मैं adult has the right to vote. Yes, 18 years के above the इधर लिखा person हुआ can है। vote. वही सोच रही मैंने थी देख के नहीं बोला मैंने। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब 18 साल के बाद जो भी है कोई भी है वो वोट कर सकते हैं। सर स्ट्रेस द इनएविटेबिलिटी मतलब मुझे नहीं समझ
अरे मतलब स्ट्रेस मतलब ज्यादा प्रेशर देना। इनवॉल्युबिलिटी मतलब क्या है? अभी मैंने मेरे खून पसीने से कोई प्रॉपर्टी कमाई है तो किंग आके उसे छीन ना ले। हाँ ऐसे किंग आके उसको छीन ना ले। क्या क्या है? नेवर टू बी टच या डिसऑनर। नेवर टू बी टच या डिसऑनर कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता। इस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। प्राइवेट प्रॉपर्टी ज्यादा टच करता है। इसका मतलब से इनवायुबल। लाइवलीहुड। डिसऑनर। लाइवलीहुड का मतलब भी पता है क्या? डिसऑनर। पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले लिबरल डेमोक्रेसी कहाँ पे है? फ्रांस में। बट वहां पे भी द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टीड मैन। पता है ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टीड मैन थे वो एक्टिव सिटीजन वाला पार्ट था ना, उसमें एक्सप्लेन किया था मैंने। तो जो प्रॉपर्टीड मैन थे उनको ही वोटिंग राइट्स थे और वो ही इलेक्शंस के लिए खड़े हो सकते थे। तो इसको एडल्ट सफरेज नहीं कह सकते। Men without property and all women were excluded from political right. जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं था और all females उनको एक्सक्लूड किया गया। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, मतलब थोड़े ही वक्त के लिए। जब जैकोबिन्स क्लब आया था तब वोटिंग राइट्स मिले थे, बट वो भी थोड़े वक्त के लिए। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। तो सब एडल्ट्स को प्रॉपर्टी हो या ना हो, बट वो कुछ वक्त के लिए था। हाँ सिर्फ मेल्स को है ना वो। हाँ। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor. Reduced women to the status of minor मतलब क्या? 18 साल के नीचे वोट नहीं कर सकते थे। Similarly, females को भी एज अ माइनर 18 साल के नीचे जैसे वोट नहीं करते वैसे ही फीमेल्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी। सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड मतलब कोई लड़की का खुद का अस्तित्व नहीं, उसके फादर या फिर उसके हस्बैंड का। यस, उनका अस्तित्व जो था वो उनके फादर से या हस्बैंड से ही एक्सप्रेस किया जाता था। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब उन लोगों ने मूवमेंट्स किए, जैसे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उनको इक्वल राइट्स। ये किसने किए थे? क्या किसने किए थे? गांधी अरे सिविल की बहन। गांधी जी ने। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने किए थे? दिस वाज द क्वेश्चन। क्या है? चलो इधर ध्यान दो। सर ये वापस सब्जेक्ट टू मैंने आंसर बोल भी दिया। मैंने बोला लिसन, उसको डाउट है सब्जेक्ट टू ऑथोरिटी मतलब क्या है? यस, डिसीजन टेकिंग पावर्स या उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस। अभी तुम्हें पता है, तुम्हें अगर एफिडेविट बनाना है तो तुम लोग तुम्हारे नाम पे एफिडेविट नहीं बना सकते, तुम्हारे बिहाफ में फादर बनेंगे। और तुम लोग 18 साल के ऊपर आए तो फिर अलग बात। एफिडेविट होता क्या है? एफिडेविट मतलब तू कुछ कसम खा के कहता है। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अभी इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। समझ में है ना ये लाइन? हाँ समझ गया सर। इकोनॉमिक स्फीयर भी समझ वापस। इकोनॉमिक स्फीयर मतलब अभी इकोनॉमिक के हिसाब से हम लोग लिबरल नेशनलिज्म को समझ रहे हैं। पॉलिटिकली ये सब उनको चाहिए था। इस पैराग्राफ में एक ब्रीफ हिस्ट्री था कि क्या हुआ एडल्ट सफरेज और ऑल दैट, और इस पैराग्राफ में अभी इकोनॉमिकली उनको लिबरल नेशनलिज्म में क्या क्या चाहिए था। तो उनको क्या क्या चाहिए था? फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। ड्यूरिंग 19th century देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। वापस इमर्जिंग वर्ड है। इमर्जिंग मीन्स कमिंग अप।
तो कमिंग अप मतलब क्या, वो पीजेंट से ही आया ना, इसके लिए इमर्जिंग मिडिल क्लास लिखा है। Let us take the example of the German-speaking region in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measures had created out countless small principalities, a confederation of 39 states. तो इसने क्या किया था, नेपोलियन ने ऑलमोस्ट 39 स्टेट्स अपने अंदर कब्जे में लिया था और उनका कॉन्फेडरेशन बनाया था। कॉन्फेडरेशन जर्मनी का ना 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, यहाँ ये मैं ना जानता, मैं लिखा था। Each of these possessed its own currency. सबकी अपनी अपनी करेंसीज थी, अपने अपने वेट्स एंड मेजर्स। हाँ, कॉन्फेडरेशन मतलब 39 स्टेट्स बनाए कॉन्फिडेंस में, और ये जो 39 स्टेट्स थे उनके सबके अपने अपनी करेंसीज थी, मतलब 39 करेंसी अलग अलग करेंसी। हाँ हाँ, हर कंट्री में जाकर अलग नहीं नहीं, क्या 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 मेक नहीं बोल सकते, ज्वाइन करना बाय एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। 39 स्टेट्स बनाए थे बाय एन एग्रीमेंट और ट्रीटी। Each of these possess its own currency. ज्वाइन बाय एग्रीमेंट और ट्रीटी। दी मत कर। क्या किया? सबकी अपनी अपनी करेंसीज थी, अपने अपने वेट्स एंड मेजर्स थे। तो अभी देखो, एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है 1833 में फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल इट्स गुड। तो एक बंदा निकला है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग, उसे पहुंचना है और उसको पहुंचते पहुंचते 11 कस्टम बैरियर्स आ गए। 11 कस्टम बैरियर्स आ गए। 11 कस्टम बैरियर्स आ गए मतलब ये वो 11 अलग-अलग जगह से पहुंचते हैं ना, 11 स्टेट्स आ गए उसके बीच में, या 11 किंगडम्स आ गए बीच में। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम, और हर जगह पे उसको 5% का टैक्स देना पड़ा। 5% मतलब 100 रुपए का चीज है तो 5 रुपए टैक्स देना है, तो अभी वो चीज 105 रुपए की होगी, बराबर ना। फिर दूसरी जगह पे जाएगा वापस 5 रुपए, वापस 5 100 रुपीस की 155 हो जाएगा 11 स्टेट से। यस। ट्रैवलिंग का चार्ज। Duties were often levied. Levied means collected according to the weight or measurement of the goods. अभी ये जो टैक्सेस लेते थे, एक इस पे डिपेंड करता था वेट या मेजरमेंट पे, भाई कितना वजन है, ज्यादा वजन ज्यादा टैक्स। मतलब 10 किलो मैं गेहूं लेके जा रहा हूँ यहाँ से वहाँ, 10 किलो का गेहूं है तो फिर उतना टैक्स। अगर मैं 100 किलो लेके जाऊँ तो और ज्यादा टैक्स हो जाएगा। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतना ज्यादा टैक्स। As each region had its own system of weight and measures, that this involved time-consuming calculation. तो बहुत time-consuming calculations होता था। The measure of cloth, मैंने जो cloth का एग्जांपल दिया था ना, इस स्टेट में 1 मीटर मतलब इतना, दूसरी स्टेट में 1 मीटर मतलब इतना, तीसरी स्टेट में 1 मीटर मतलब इतना, तो ये अलग अलग चीजें होती थी। And L, which in region stood for a different length. वही मैंने बोला था ना, क्वांटिटी, क्लॉथ मेजर करने का एक क्वांटिटी है। जैसे अभी मैंने मीटर बोला तो उस वक्त एल मतलब एक क्वांटिटी। हाँ, यही एक क्वांटिटी है। ये तो फ्रेंच में है। फ्रॉसी। An L of textile material brought in Frankfurt will get you 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। वही तू मेंस में जाएगी तो 55.1 सेंटीमीटर मिलेगा, न्यूरमबर्ग में जाएगी 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, फ्रीबर्ग में जाएगा तो 53.5 सेंटीमीटर होगा। सर ये करना पड़ेगा, इतना नहीं डिटेल में, लेकिन एमसीक्यूज। Such conditions. Now such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth of new commercial class. तो इनको क्या, हाँ, ये सब बैरियर्स थे जिनके वजह से ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ग्रो नहीं कर पा रहे थे। Who argued for the creation of unified economic territory? भाई सबको साथ में ले लो। Allowing the unhindered movement of goods, people and capital. मतलब unhindered मतलब बिना रुकावट के एक जगह से आदमी दूसरी जगह पे पहुंच जाए। In 1834, a custom union or Zollverein was founded at the initiative of Prussia. ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्क करके रखो। And joined most of the German states. मतलब उन्होंने क्या किया, एक जोल्वेरियन बनाया। जोल्वेरियन ये जर्मन वर्ड है और ये इनिशिएट किया था प्रुवेशिया ने। तो प्रुवेशिया ने क्या किया कि कितने हैं वो 39। हाँ 39। वो 39 के 39 को अभी एक इसमें कर दिया।
एक इसमें अभी सब जगह पे सेम स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, सब जगह पे सेम टाइप ऑफ करेंसी, बट फिर भी यहाँ पे दो टाइप ऑफ करेंसी थी, वो आगे आएगा। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। मतलब यहाँ पे टोटल 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज हुआ करती थी, अब कितनी टाइप ऑफ करेंसीज है? बस 2। तारीफ बैरियर्स होते हैं। हाँ, तारीफ बैरियर्स। कस्टम टैरिफ, टैरिफ मतलब वही कस्टम ड्यूटी, टैरिफ और कस्टम एक ही होता है। तारीफ। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो यहाँ पे देखो कि रेलवेज वगैरह आ गई, अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो था ही, अभी नेशन का यूनिफिकेशन भी हो रहा है। तो जो फर्स्ट लाइन थी कि नेशनल यूनिटी या नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या आइडियोलॉजी है, इट वाज बेस्ड ऑन लिबरलिज्म। अब वे of economic nationalism strengthen the wider nationalist sentiments growing at that time। तो nationalist sentiment जो थे, एक कंट्री का जो सेंटिमेंट था, ये बढ़ते गया बिकॉज ऑफ लिबरलिज्म। फीलिंग्स बंद कर दो पूरा वीडियो।